तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती, एमपी आरईओ भर्ती, एमपी सब इंजीनियर, एमपी एसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन नंबर 2। इससे पहले एक मैराथन ऑलरेडी हम कंप्यूटर की करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। टारगेट हमारा है 5 मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम आपके लिए लेकर के आएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी पटवारी में, एमपी आरईओ में पूछे गए हैं उन सबको एक साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। हिंदी और इंग्लिश की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्लासेस भी हम लेकर के चल रहे हैं और मैनेजमेंट की भी कल हम पीवाईक्यू क्लास लेकर के आए थे, तो आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी हो तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी पटवारी के नाम से, वहां पर जाकर के आप लोग सारी क्लासेस एक तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम वाले ही प्रश्न हैं, तो थोड़े कठिन भी हो सकते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और जिस तरह से जिस शिफ्ट में प्रश्न दिए गए हैं उसी तरह से हमने लगाया है। किसी किसी शिफ्ट में क्या करते हैं, शुरू में कठिन प्रश्न दे देते हैं, लास्ट में सिंपल प्रश्न रहते हैं। किसी किसी में शुरू में सिंपल रहते हैं, लास्ट में कठिन रहते हैं। तो हर तरह से आप प्रिपेयर हो सको, इसलिए हम सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न उसी शिफ्ट के आधार पर लेकर के आते हैं। अब आज के जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और 2 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के ये प्रश्न हैं। इसके बाद में 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 20-20 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जैसा प्रीवियस ईयर में ट्रेंड देखा गया है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला ही प्रश्न आपके सामने बाउंसर है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन से ऐसे उपयोगकर्ता हैं जो अन्य पक्षों के बिना कार्यवाही करने से इनकार करते हैं, यानी जब तक कोई और पक्ष नहीं होगा तब तक वो कार्यवाही नहीं करेंगे तथा इन्हें साबित करने का कोई अन्य तरीका भी होता है। ऐसे कौन से उपयोगकर्ता होते हैं, यानी कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो, मान लीजिए आप किसी को जानते नहीं हैं, कोई आपको नहीं जानता है, आप इससे डिजिटल लेन देन करना चाहते हैं, पैसा वैसा लेना चाहते हैं, तो ये साफ मना कर देते, भैया हम नहीं दे पाएंगे जब तक कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो आपको भी जानता हो हमको भी जानता हो। ऐसा व्यक्ति जब तक नहीं रहेगा तब तक भैया हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। रिप्यूडिएशन, स्कैनिंग, मेलवेयर, प्रोबिंग। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे लोगों को हम रिप्यूडिएशन कहते हैं। अब ये क्या होता है रिप्यूडिएशन, आइए देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा में रिप्यूडिएशन एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति किसी कार्य या डिजिटल लेन देन को करने से साफ इनकार कर देता है, भैया हम नहीं कर पाएंगे डिजिटल लेन देन, ना ही तुम्हारा कोई काम कर पाएंगे, और सिस्टम के पास उस कार्य को साबित करने का कोई प्रमाणिक तरीका नहीं बचता है, सिस्टम प्रमाण भी नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रिप्यूडिएशन कहते हैं। ध्यान रखना, ये पहले ही प्रश्न बाउंसर पूछा गया था 2 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहे हैं किस प्रकार की त्रुटियों को अपवाद कहा जाता है, यानी कि ऐसे एरर्स कौन कौन से हैं जिनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। कौन से हैं मेरे भाई? तार्किक त्रुटियां, लॉजिकल एरर, या फिर सिंटैक्स एरर होती हैं, या फिर रन टाइम त्रुटियां होती हैं, रन टाइम एरर होता है, या फिर कोडिंग एरर होता है। कौन से एरर को जो है हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा रन टाइम त्रुटियां, यानी कि रन टाइम एरर जो होते हैं इनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। अच्छा, ये एरर कैसे आते हैं? देखो, मान लीजिए काम कोई कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर काम कर रहा है, अचानक से कंप्यूटर बंद होने लगता है, बूटिंग की प्रक्रिया के दौरान मान लीजिए बंद होने लगता है, तो इसको भाई उम्मीद तो थी नहीं कि ये रन टाइम के दौरान ही बंद होने लगेगा, तो इस प्रकार के एरर को हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है, तो जो चीजें कभी कभी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो यहां पर रन टाइम एरर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, यानी एग्जीक्यूशन के समय, और अचानक कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाती है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो उसे हम रन टाइम त्रुटि या फिर एक्सेप्शन या फिर अपवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम तैयारी करने के लिए ईएसबी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे में आप अगर किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। ऐसे में सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती सुपर सिलेक्शन टेलीग्राम पीडीएफ बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं, और कैसे आपका एडमिशन होगा वो सारी बातें आपको बता देते हैं। इसमें आपको विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में। पहली बात।
दूसरी बात, थ्योरी के साथ साथ में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जैसा अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं कंप्यूटर के, इस तरह से कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हर चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। जैसे टेंस हो गया तो टेंस से ईएसबी के द्वारा रिसेंट 2026 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न एक साथ में निकालकर हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी सुविधा हो गई। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, इसके अलावा एग्जाम के 15 दिन पहले हम क्विज चालू कर देते हैं टाइम लगा करके, तो क्विज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्विज की मदद से आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे कम समय के अंदर। फिर और क्या सर, 1 तारीख से आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाले हैं, वो भी आपको इसी में मिलने वाला है। इतनी सारी सुविधा आपको मात्र 198 रुपए में इस टेलीग्राम पीडीएफ बैच में मिलने वाली है। सर एडमिशन कैसे होगा, तो आइए पूरी बातें बता देते हैं एडमिशन की। एडमिशन के लिए आपको कुछ खास करना नहीं है, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करेंगे, इस नंबर से तुरंत की तुरंत आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिखने लगेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना, मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ना, तो हिंदी पर आप क्लिक करेंगे तो हिंदी के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब आपको दिखेंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश के एमसीक्यू, पीवाईक्यू, थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। एमपी आरईओ वालों के लिए दोनों सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स 199 रुपए में है। एमपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए 189 रुपए में रक्षक पीडीएफ बैच है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो टाइम मत गवाइए क्योंकि 890 लोग एडमिशन ले चुके हैं। 890 लोग अपना थ्योरी कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अभी फॉर्म में करेक्शन करा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आप उनसे कितना पीछे हैं, है ना। अब आप तैयारी शुरू करेंगे तब तक उनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये 890 लोग आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, तो अभी भी समय बचा हुआ, समय मत गवाइए, तुरंत इसमें एडमिशन लीजिए और आप भी इस रेस में शामिल हो जाइए, सिलेक्शन की रेस में, ठीक है। चलें, सारी बातें आपके समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 है भैया, HTTP, क्या कह रहे हैं, HTTP और HTTPS का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है। बताइए किस लिए HTTP बनाया गया है और किस लिए HTTPS बनाया गया है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भैया, किस लिए बनाया है। कुछ मेलवेयर निष्क्रिय रहते हैं या कुछ समय बाद ये सक्रिय हो जाते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया है, या फिर यह एक व्यापक शब्द है और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मैसेजिंग, फोरम, चैटिंग, ईमेल पर विज्ञापन पर लागू होता है, या फिर यह नियमों का एक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि www पर डेटा कैसे प्रसारित किया जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है ये प्रोटोकॉल है, एक नियमों का समूह है जो ये बताता है कि जो आपकी वेबसाइट है उस पर डेटा कैसे प्रसारित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर इसमें एस लगा देंगे तो ये एस क्या हो जाएगा, सिक्योर लग जाएगा, है ना। तो ये इसका सुरक्षित वर्जन है HTTPS। इसमें पूछा जाता है भाई टी का मतलब क्या है, दूसरी टी का मतलब क्या है, इस एस का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये HTTPS का फुल फॉर्म होता है। आइए कुछ प्रमुख जानकारियां यहां पर देख लेते हैं। तो HTTP और इसका सुरक्षित संस्करण HTTPS इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इनका मुख्य काम यह तय करना होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर यानी कि www पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जानकारी या डेटा का आदान प्रदान किस नियम के तहत किया जाएगा, ये लोग जो है मतलब निर्धारित करने का काम ये लोग करते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है मिलाने के लिए बोला गया है, मैच द फॉलोइंग। 2 आपको कॉलम दिए गए हैं, दोनों को आपको मिलाना है। आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, बताइए इसमें से आपको मिलाना है। देखिए चलिए, कॉलम 1 ये रहा, कॉलम 2 ये रहा। ये आपको डायरेक्टरी दी गई है और ये आपको फाइल्स के नाम दिए गए हैं, किससे कौन सा मैच होगा। ये बूट है, ये रूट है, ये TMP है, ये DV है, ये डिवाइस फाइलें हैं या स्थायी फाइलें हैं, बूट लोडर है, रूट होम डायरेक्टरी है। अब देखो यहाँ से एक काम तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें बूट है, इसमें बूट है, तो ये बूट और बूट तो आपस में मिल जाएंगे, यानी एक के सामने 3 आ जाएगा। ठीक है सर, ये रूट है, ये रूट है, यानी रूट से रूट मिल जाएगा, तो भाई 2 के सामने क्या आ जाएगा, IV यानी 4 आ जाएगा। ये DEV है और ये डिवाइस, ये देखो DEV यहाँ पर भी है और DV यहाँ पर भी लिखा है, तो ये डिवाइस फाइल हो जाएगी, यानी 4 के सामने 1 लग जाएगा, 4 के सामने पहला आ जाएगा, तो बचा कौन भैया, TMP बचा, यानी 3 के सामने क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 3 4 1 2। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ पर है। देखिए कहाँ पर है 3 4 1 2, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3 4 2 1 ये है, या फिर आपका चलिए आंसर ही देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ हमने मैचिंग में कुछ मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी है। देखिए क्या है, देखो अब यहाँ पर मैच करा ही देते हैं ना। देखो
ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक के सामने 3 आएगा भाई, बूट के सामने तो बूट ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट के सामने तो रूट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 के सामने 2 आ रहा है, सही बात है, डिवाइस 3 के सामने 2 आ रहा है, 1 मिनट, यही तो हो गया। टीएमपी जो है ना, ये डीईवी जाकर के मिल रहा था भाई, डीईवी डिवाइस 3 के सामने 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 2 1, यानी 1 के सामने 3, तो 3 4 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मिलाया तो अपन ने सही था, लेकिन लिख वहाँ पर गलत दिया था, गलत यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, इसलिए अपन को मैच करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दे रखा है भाई। रूट फाइलें जो होती हैं वो रूट यूजर नेम की होती हैं। टेम्प फाइलें जो होती हैं टीएमपी वो अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, इसलिए इनको हम टीएमपी फाइल कहते हैं। डीवी जो होती हैं वो डिवाइस फाइलें होती हैं, और बूट जो होती हैं वो बूट लोडर फाइलें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। देखो, शुरू में 3-4 प्रश्न कठिन दे दिए, अब ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे इतने कठिन प्रश्न कंप्यूटर में आ गए हैं, तो आगे के जो सरल प्रश्न होते हैं ना, वो भी फिर उसको एक तरह से कठिन ही लगने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा परेशान नहीं होना है, अगर शुरू में 2-3 प्रश्न कठिन है तो उनको छोड़ करके आगे बढ़िए, बाद में उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आप सब लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जहां वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा अस्थायी रूप से सेव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहे हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, अभी सही है। कह रहे हैं टेबल के लिए फील्ड प्रॉपर्टी को देखने और संशोधित करने के लिए एक्सेस में किस व्यू टेबल को खोलें, ये आपसे पूछ रहे हैं। यानी कि कोई भी टेबल है उसका आप फील्ड प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं और उसको संशोधित करना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेस में किस व्यू में आपको टेबल को खोलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी व्यू में, टेबल व्यू में, नॉर्मल व्यू में, डिजाइन व्यू में, किस व्यू में खोलेंगे मेरे भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिजाइन व्यू में आपको उस टेबल को खोलना पड़ेगा, जिससे कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी देख सकें। देखिए, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने, उसमें नए फील्ड जोड़ने और पुरानी फील्ड की प्रॉपर्टी बदलने के लिए टेबल को हमेशा डिजाइन व्यू में खोला जाता है, जिससे कि उसमें उसकी डिजाइन में अपन परिवर्तन कर सकें, ठीक है। तो डिजाइन व्यू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 नंबर पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर कह रहे हैं ईईपी रोम, यानी कि ईईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम के बारे में कह रहे हैं। इसका पूर्ण रूप क्या है, जो कि रोम का ही एक भाग होता है। ये तो सही बात है, रोम का एक भाग होता है ईईपी रोम, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। अब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाकायदा उन्होंने पी रोम करके दिया है, पी रोम का फुल फॉर्म नहीं पूछा है, केवल आपसे ईईपी का फुल फॉर्म पूछा है। चलिए देखते हैं, प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम होता है, ठीक है। यानी कि इसको इलेक्ट्रिक की मदद से इरेज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम हो जाएगा ईईपी रोम का फुल फॉर्म। आइए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ईईपी रोम एक विशेष प्रकार की मेमोरी है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, भाई रोम का फॉर्म तो जानते ही ना, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें ईईपी और जोड़ दिया, ईईपी और जोड़ दिया, तो ईईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर रखे गए डेटा को बिजली के सिग्नल के माध्यम से मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें कॉलम को फ्रेम के रूप में जाना जाता है और पंक्तियों को ट्रैक कहा जाता है। बताइए किसमें कॉलम को फ्रेम कहते हैं और पंक्तियों को ट्रैक कहते हैं। रैम में, पंच पेपर टेप में, या फिर रोम में, या मैग्नेटिक टेप में, किसमें कहते हैं भैया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप में हम क्या कहते हैं, कॉलम को फ्रेम कहते हैं और पंक्तियों को ट्रैक कहते हैं। तो मैग्नेटिक टेप एक ऐसी पुरानी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें चुंबकीय परत वाले फीते का इस्तेमाल होता था। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए जो कतारें होती थी, यानी जो कतारें होती थी उनको ट्रैक कहते थे, और जो लंबवत सिरे होते थे उनको हम क्या कहते थे, उनको फ्रेम कहते थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर कह रहे हैं कंप्यूटर कुंजी पटल। कुंजी पटल का अर्थ कीबोर्ड होता है, ठीक है। कुंजी पटल, कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड में कौन सी कुंजी उपयोगकर्ता को संख्यात्मक कुंजी के ऊपर विशेष अक्षर टाइप करने या वर्णमाला के सामने केस बदलने में सक्षम बनाती है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये कीबोर्ड की कौन सी ऐसी कुंजी है जो वर्णमाला के ऊपर कोई नंबर अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद करेगी, या कोई भी केस आप बदलना चाहते हैं उसमें मदद करेगी। नंबर लॉक, या फिर कंट्रोल कुंजी, या कैप्स लॉक, या शिफ्ट कुंजी, कौन सी कुंजी होगी भैया, कौन सी की हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट की होती है, जो इसमें परिवर्तन में आपकी हेल्प करती है। देखो कैसे, कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को दबाकर रखने से हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं, सही बात है। इसके अलावा नंबर वाले बटनों के ऊपर छपे विशेष चिन्ह जैसे कि @ हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, इसको टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी विशेष नंबर अगर आप टाइप कर रहे हैं, जैसे डॉलर है, हैज है, या फिर अपर केस में या लोअर केस में आप चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। अगर अपर केस में लिखना है शब्दों को, तो आप शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे, तो शिफ्ट की हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है।
लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह की दी जाती है कि आप लोग फंस जाएं। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। 10 नंबर, एक फाइल तक ले जाने वाली डायरेक्टरी के नामों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? यूजर फाइल कहते हैं, पाथ कहते हैं, रूट कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। यानी एक फाइल तक ले जाने वाली जो डायरेक्टरी होती है, जो एक फाइल तक हमको लेकर के जाती है, उसके नामों को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको हम पाथ कहते हैं। जो डायरेक्टरी होती है जो हमको फाइल तक ले जाती है तो उसके क्रम को हम क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो कंप्यूटर में किसी फाइल तक पहुंचने के लिए ड्राइव और फोल्डरों के जिस पूरे रास्ते का क्रम या अनुसरण किया जाता है उसे कंप्यूटर की भाषा में पाथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है अल्फा न्यूमेरिक एक प्रकार की कुंजी है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प शामिल होते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक में कौन कौन से विकल्प शामिल होते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। ये देखिए, शिफ्ट स्पेस बार एंटर कंट्रोल या फिर LT या फिर एरो होम पेजअप या फिर A से लेकर के Z तक 0 से 9 या F1 से लेकर के F12 तक। कौन सी ऐसी कुंजी होती हैं जिन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। A से लेकर के Z तक और 0 से लेकर के 9 तक, इन सारी कुंजी को हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कुंजी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी आ रहा है, इसमें नंबर भी आ रहे हैं, तो इसको हम मिलाकर क्या कह देते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कह देते हैं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक शब्द दो शब्दों अल्फाबेट और नंबर से मिलकर बना है। कीबोर्ड पर जो कुंजियां अंग्रेजी के अक्षरों A से Z तक और गणित के अक्षरों 0 से 9 तक टाइपिंग करती हैं उन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? बताइए कौन सा है भैया? पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है, लैंडस्केप है या स्क्वायर है? यानी कि अगर आप पावर पॉइंट में जाते हैं तो पावर पॉइंट में पेज आपको कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है या फिर ऐसा लैंडस्केप दिखाई देता है? बताइए कैसा दिखाई देता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको लैंडस्केप दिखाई देता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप दिखाई देता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चालू करते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो स्लाइड आती है उनका डिफॉल्ट चौड़ाई और ऊंचाई से, मतलब उनकी जो डिफॉल्ट चौड़ाई होती है उनकी ऊंचाई से अधिक होती है। इस क्षैतिज व्यवस्था को क्या कहते हैं? लैंडस्केप कहते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है ना? चौड़ाई जो है वो उसकी लंबाई से अधिक होती है, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं और पावर पॉइंट में यही व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। 13 नंबर पर देखिए, 13 नंबर कह रहे हैं MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण है, ये आगे भी आपसे पूछा जाएगा। बताइए कॉलम की कितनी संख्या होती है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16,384 कॉलम होते हैं वर्कशीट में, एक वर्कशीट में 16,384 होते हैं। देखिए MS एक्सेल के नए संस्करण 2007 और उसके बाद में एक पूरी वर्कशीट के अंदर पंक्तियों की कुल संख्या 10,48,576 होती है और कॉलम की अधिकतम संख्या 16,384 होती है। दोनों आपको ध्यान रखना है, ये 10,48,576, 16,384, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 है उस चक्र का नाम बताइए जिसके दौरान कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर द्वारा मशीन भाषा निर्देश निष्पादित किया जाता है। उस चक्र को हम क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर हमारी द्वारा दिए गए निर्देश को मशीनी लैंग्वेज में जो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। बताइए क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहेंगे, मेमोरी साइकिल कहेंगे, डिवाइस साइकिल या कंप्यूटर साइकिल? कौन सी साइकिल कहेंगे भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हम इसे मशीन साइकिल कहेंगे। जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है, इसको हम क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर CPU किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है, भाई निर्देशों को लाना, समझना, फिर उसे लागू करना, उस पूरे चक्र को मशीन साइकिल कहा जाता है। आगे बढ़ें। चलिए 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। स्काइप है, मोजिला है, अपाचे है, BSD है? कौन सा भैया? सही आंसर आपका हो जाएगा स्काइप। स्काइप के लिए क्या कहते हैं? स्काइप के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका कोड सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। स्काइप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसका एक कोड गुप्त है, यानी कि उसको कोड बहुत ही सीक्रेट करके रखा है इन लोगों ने। अतः यह ओपन सोर्स नहीं बल्कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मोजिला और अपाचे भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए आपको, मतलब कि अगर स्काइप चलाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ये किसके उदाहरण है? बताइए। वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है? किसके उदाहरण है भैया ये सारे? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो भाई गूगल क्रोम तो हर कोई यूज करता है, मोजिला फायरफॉक्स भी आप यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। इसी के अंदर तो आप गूगल चलाते हैं, वेब ब्राउजर में है ना, गूगल क्रोम पर ही आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिए गए सभी नाम उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं और वेबसाइट्स खोलते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहा जाता है। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्म ने सिस्टम में फैलने के बाद हैक बाय चाइनीज मैसेज का प्रयोग किया था? बताइए।
ये मतलब कि जैसे सिस्टम में ये वॉर्म पहुंच गया तो फिर इसने स्क्रीन पर लिख दिया हैक्ड बाय चाइनीज, यानी कि चाइना के लोगों के द्वारा हमने इसको हैक किया है। कौन सा था बताइए? स्टकनेट था, ज्यूस था, कोड रेड था या फिर वॉनाक्राई था? कौन सा था? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोड रेड। कोड रेड नाम का एक वॉर्म था जिसने सिस्टम में एंट्री ली और एंट्री लेते ही लिख दिया हैक बाय चाइनीज। तो वर्ष 2001 में कोड रेड नाम का एक कंप्यूटर वायरस वॉर्म इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैला था। यह जिन कंप्यूटर सर्वर को अपना शिकार बनाता था उनकी वेबसाइट पर हैक्ड बाय चाइनीज लिखा हुआ दिखने लगता था। आगे बढ़ें, चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर, मर्जड क्लाउड सर्वर, निजी क्लाउड सर्वर या फिर सार्वजनिक क्लाउड सर्वर? कौन सा है जो क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्जड जो क्लाउड सर्वर है ये किसी भी क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं होता है। तो तकनीकी रूप से क्लाउड सर्वर कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से पब्लिक, सार्वजनिक, प्राइवेट यानी निजी और हाइब्रिड होते हैं। मर्जड क्लाउड सर्वर नाम का कोई भी सर्वर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या? अच्छे प्रश्न आए थे मेरे भाई, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि दशमलव संख्या 65 का अष्टक किसके समतुल्य होगा? 65 का जो अष्टक होता है वो किसके समतुल्य होगा, ये आपसे पूछें। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर 65। 65 का ऑक्टल किसके समतुल्य होगा? तो ये आपका 101 के समतुल्य हो जाएगा 65 का ऑक्टल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो गणित में दशमलव यानी बेस 10 को अष्टक या फिर ऑक्टल बेस में बदलने के लिए संख्या में 8 का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 8 का भाग देंगे। 65 में 8 का भाग देने पर 8 बार जाता है और 1 शेष बचता है। फिर 8 में 8 का भाग देने पर 1 बार जाता है और 0 शेष बचता है। अतः अंत में शेष फल को उल्टे क्रम में लिखने पर 101 प्राप्त होता है। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये 65 है। अगर आपको अष्टक में बदलना है तो इसमें 8 का भाग दे देंगे। 8 हुआ 8 64, 8 बार जाएगा। फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 एक 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है फिर 1 से इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? 101 इसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 101 में उल्टे क्रम में इसको लिखा जाता है। चलो प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 एक पूरा इन्होंने जावा प्रोग्राम दे रखा था और बोला था कि इसका आउटपुट क्या होगा, बताइए। अब इतना कौन जावा और जो पाइथन पढ़ करके जा रहा है? ये पूरा इन्होंने प्रोग्राम दे रखा था और इसको बोला था कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो प्रश्न का सही आंसर पर अपन चलते हैं। प्रश्न का सही आंसर, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। 19 बहुत तेजी से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। 18, हाँ नंबरिंग तो सही चल रही है। 18 19 के बाद में 20 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी संकलन त्रुटि हो जाएगी, यानी कि ये आपका कंपाइलेशन एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा? कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों आ जाएगा वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में वाई नाम का जो वेरिएबल है एक छोटे कोष्टक के अंदर बनाया गया है। प्रोग्रामिंग के नियम के अनुसार वह ब्लॉक खत्म होते ही वाई का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए जब ब्लॉक के बाहर वाली लाइन वाई को प्रिंट करने की कोशिश करेगी तो कंप्यूटर को वह मिलेगा ही नहीं, जिससे कंपाइलेशन एरर यानी कि संकलन त्रुटि दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। इस वाले वाई की बात कर रहे हैं। इसमें जो कोष्टक में लिखा है ना, जब इसको चेक करेंगे तो फिर ये कोष्टक के बाहर मिलेगा नहीं, तो कंपाइलेशन त्रुटि जो है आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो अगले 20 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, टोटल 50 प्रश्न हम कराएंगे। अगले जो 20 प्रश्न आने वाले हैं, जो 30 प्रश्न हैं, वो आपके एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले जो शिफ्ट है उसके हमने वीडियो नंबर 1 में उन प्रश्नों को हमने करा दिया है, ठीक है। 10 प्रश्न हमने अगली वाली शिफ्ट के ले लिए थे और 20-20 प्रश्न हमने अगली मतलब कि 2 तारीख वाली शिफ्ट के ले लिए थे। अब ये आपका एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 4 अप्रैल शिफ्ट 1। देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं एमएस एक्सेस में निम्नलिखित में से किस क्वेरी पर विचार किया जाता है जब आप सारांश डेटा को पढ़ना और समझना आसान बनाना चाहते हैं? यानी कि जो भी डेटा लिखा हुआ है, सारांश डेटा जो समरी लिखी हुई है, इसको आप आसान बनाना चाहते हैं, इससे आसानी से पढ़ सकें और लिख सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्ट क्वेरी कहते हैं, टेबल क्वेरी कहते हैं, कुल क्वेरी कहते हैं या फिर क्रॉस स्टेप क्वेरी कहते हैं? कौन सी क्वेरी हम इसको कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की क्वेरी को हम क्रॉस स्टेप क्वेरी कहते हैं। देखिए तो एमएस एक्सेस में क्रॉस स्टेप क्वेरी का उपयोग स्प्रेडशीट की तरह डेटा को सारांशित करने और उसे पंक्तियों और कॉलम और मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जिससे बड़े और जटिल डेटा को पढ़ना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बहुत बड़े डेटा को अगर आपको पढ़ना है, समझना है एमएस एक्सेस के अंतर्गत, तो आप जो है क्रॉस बैक्ड क्वेरी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है? वार्म डिस्क पर डेटा बर्न करने के लिए क्या आवश्यक है? वार्म डिस्क पर अगर आप डेटा बर्न करना चाहते हैं तो क्या चीज़ आपको चाहिए? डिवाइस रीडर, सीडी राइटर, डिवाइस राइटर या फिर मशीन राइटर? क्या चाहिए भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीडी राइटर की आवश्यकता पड़ेगी डेटा को अगर आप बर्न करना चाहते हैं। तो वार्म यानी कि राइट वंस रीड मैनी एक ऐसी स्टोरेज तकनीकी है जिसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है लेकिन उसे कई बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और ऊपर कर दें, इस डिस्क पर डेटा बर्न करने के लिए लिखने के लिए सीडी राइटर का उपयोग जो है वहां पर किया जाता है। तो वार्म डिस्क पर अगर डेटा को लिखना है तो आप क्या करेंगे? सीडी राइटर का उपयोग करेंगे। अगला 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहे हैं?
23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असममित राउटिंग के बारे में सही है? कौन सा है जो इसमें ऐसे जो आपका सिमेट्रिक राउटिंग होती है उसके लिए बिल्कुल सही है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमलावर कई रास्तों से इंट्रूशन पैकेट भेजकर पता लगाने से बचने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक राउटिंग कहते हैं। पूरा समझने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो देखो ये साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा में असममित राउटिंग यानी कि सिमेट्रिक जो राउटिंग होती है वह तकनीकी है जिसमें नेटवर्क पैकेट गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ते का उपयोग करते हैं और वापस लौटने के लिए किसी दूसरे रास्ते का उपयोग करते हैं। यानी जाएगा तो यहां से लेकिन आएगा उल्टा होकर के, ठीक है। हमलावर इस तकनीकी का उपयोग घुसपैठ पैकेट को अलग अलग रास्तों में भेज करके नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली यानी कि आईडीएस को चकमा देने के लिए सिमेट्रिक राउटिंग का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार से यह हैकिंग का ही एक सिस्टम हो जाता है, सिमेट्रिक राउटिंग, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एंटर किए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग का वर्णन करता है? बताइए टेक्स्ट स्ट्रिंग का वर्णन इनमें से कौन करेगा? डेटा, टेक्स्ट स्ट्रिंग या फिर संदेश? कौन सा करेगा भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट जो है वो डेटा स्ट्रिंग का यहाँ पर वर्णन करेगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग का वर्णन करेगा। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस और प्रोग्रामिंग में किसी भी कैरेक्टर, अक्षर या शब्दों की स्ट्रिंग को परिभाषित करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। जल्दबाजी में स्ट्रिंग मत लगा देना, यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर 25 क्या कराए? निम्नलिखित में से कौन विद्युत संकेतों के बजाय प्रकाश संकेतों को जो है प्रसारित करता है? यानी कि ये विद्युत संकेतों को नहीं प्रसारित करता बल्कि लाइट वाले जो संकेत होते हैं उनको प्रसारित करता है। बताइए कौन से सिग्नल ट्रांसमिट करता है लाइट सिग्नल की जगह पर रादर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनकी जगह पर लाइट सिग्नल को प्रसारित करता है? कौन है ऐसा? तो यह है प्लेनम केबल, पीवीसी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर समाक्षी केबल? कौन सी केबल है भैया? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका फाइबर ऑप्टिक जो केबल होते हैं वो यहाँ पर जो आपका लाइट सिग्नल को प्रसारित करते हैं भाई, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक जो होते हैं पूर्ण आंतरिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। तो ये प्रकाश को ही प्रसारित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल कांच या प्लास्टिक के बेहद पतले धागों से बनी होती हैं। ये पारंपरिक तांबे की तारों के बजाय डेटा को लेजर या प्रकाश संकेतों के रूप में अत्यंत उच्च गति से संचारित करने का काम करती हैं। इसमें स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है, इसलिए हम इस जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्म ट्रोजन हॉर्स और मेलवेयर दोनों है? बताइए कौन सा ट्रोजन हॉर्स और मेलवेयर दोनों है? आई लव यू, माइडूम, सोबिंग या फिर क्लेज? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आई लव यू वायरस है ये आपका वर्म भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है और मेलवेयर भी है। देखिए आई लव यू एक बहुत ही प्रसिद्ध और विनाशकारी कंप्यूटर वर्म और ट्रोजन हॉर्स था जो वर्ष 2000 में ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से दुनिया भर में फैला था। इसकी डेट पूछ लेते हैं तो वर्ष 2000 में ये आई लव यू वायरस फैला था, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्या है? इसकी उच्च गति के कारण कैश मेमोरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। तो कैश मेमोरी में इनमें से किसी एक का उपयोग करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। पेन ड्राइव का, स्टैटिक रैम का, रीड ओनली मेमोरी का, डायनेमिक रैम का? किसका प्रयोग करते हैं? किसमें? ध्यान रखना कैश मेमोरी में इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, स्टैटिक रैम का प्रयोग करते हैं कैश मेमोरी में क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। देखिए कैश मेमोरी प्रोसेसर सीपीयू बहुत करीब स्थित एक अत्यंत तेज मेमोरी है। इसके निर्माण में स्टैटिक रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है या एक डायनेमिक रैम की तुलना में काफ़ी तेज होती है। डेटा को रिफ्रेश नहीं करती है ना, ये अपना काम अपने आप ही करती रहती है, इसलिए जो है इसकी स्पीड काफ़ी तेज रहती है। 28 नंबर पर चलते हैं 28। शून्य या शून्य से अधिक के परिणाम वाली संख्या का नाम बताइए। कौन होगा इसमें से भैया? या तो जीरो हो या जीरो से अधिक हो, यानी माइनस में नहीं जानी चाहिए। कौन सी होगी? कोई बाइनरी नंबर नहीं, अपरिभाषित बाइनरी नंबर, हस्ताक्षरित बाइनरी नंबर या फिर अहस्ताक्षरित बाइनरी नंबर? कौन सा बाइनरी नंबर इसमें हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहस्ताक्षरित बाइनरी नंबर हो जाएगा, अनसाइंड बाइनरी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े 29 नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वॉर्म नहीं है? बताइए कौन सा वॉर्म नहीं है? स्टकनेट्स, सोबिंग या फिर एमएस ब्लास्ट या फिर कोड रेड? कौन सा वॉर्म नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो स्टक्सनेट है ये वॉर्म नहीं है। तो क्या है? तो देखो इस प्रश्न पर मूल परीक्षा में आपत्ति दर्ज की गई थी क्योंकि दिए गए सभी विकल्प जो हैं वो मेलवेयर वर्म का ही रूप है, ठीक है ना। स्टकनेट्स एक बेहद जटिल साइबर हथियार और कंप्यूटर वर्म था। तो ये साइबर हथियार भी था और कंप्यूटर वर्म भी था, इसलिए जो है ईएसबी ने इसको आंसर माना था, ठीक है। बाद में जब आपत्ति दर्ज की गई तो पूरे नंबर दे दिए गए थे, फुल मार्क्स दे दिए गए थे। ऐसे दो प्रश्न हैं जिस पर फुल मार्क्स दिए गए थे। तो स्टकनेट्स और सोबिंग ये पूरे के पूरे सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे वॉर्म हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा नंबर इसमें दिया गया था लेकिन फिर भी ईएसबी ने उत्तर नंबर ए को माना था। क्यों माना था? क्योंकि ये साइबर हथियार और कंप्यूटर वॉर्म दोनों था। आगे बढ़ते हैं
30 नंबर देखिए, 30 नंबर कह रहे हैं SMPS स्टैंड फॉर, यानी कि SMPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये SMPS का फुल फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है SMPS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है 31 में। चलिए 31 कह रहा है मदरबोर्ड की ज्यामिति, आयाम, व्यवस्था और विद्युत आवश्यकताओं को क्या संदर्भित किया जाता है? बताइए, क्या संदर्भित करते हैं ज्यामिति, आयाम, व्यवस्था और विद्युत आवश्यकताओं को? चिपसेट, पावर स्लॉट, सॉकेट या फॉर्म फैक्टर? किससे हम इसको बताते हैं कि भाई ये जो मदरबोर्ड है इसकी जो ज्योमेट्री वाले पूरा पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर के अंतर्गत आता है। किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के भौतिक आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई, पुर्जों की व्यवस्था और पावर सप्लाई के प्रकार को तकनीकी भाषा में फॉर्म फैक्टर कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। इसके बाद में साइंस की क्लास आने वाली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, साइंस के PYQ की क्लास इसके बाद में आएगी, आज अभी शाम को 2 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। चलो, और हमारा एक नया चैनल हमने बनाया है, किसके लिए? MPREO वालों के लिए, MPREAO, ठीक है, REO। और इसके अलावा जो सब इंजीनियर हैं, ठीक है, सब इंजीनियर हैं, उनके लिए अलग से बनाया गया है सिलेक्शन पॉइंट बाय शुक्ला सर। तो अभी आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा, है ना, अभी 2-4 वीडियो पड़ जाएंगे तो मिलने लगेगा, है ना। उसमें हम वीडियो बहुत जल्दी चालू करने वाले, उसकी लिंक आपको जो है हम अपने इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में दे देंगे, तो वहाँ पर आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। नहीं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, सक्सेस जंक्शन लाइव, उसमें भी डाल देंगे, और जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल देंगे। न्यू चैनल है हमारा सिलेक्शन पॉइंट बाई शुक्ला सर, ठीक है। चलो, वहाँ पर हम आपको REO की और सब इंजीनियरिंग तैयारी कराएंगे, बाकी पुलिस की, पटवारी की, इन सब की तैयारी आपको यहीं पर मिलेगी। पूरा जो है एकदम मिक्स हो जाता है, तो ये मिक्स वाला काम खत्म करते हैं, है ना। चलिए 32, स्लाइड रूल के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने स्लाइड रूल बनाए थे? बेबेज ने, ऑर्टेड ने, पास्कल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टेड महोदय ने जो है स्लाइड नियम बनाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विलियम ऑस्टेड इनका नाम था। देखिए 33 नंबर क्या है? 33 नंबर 33, देखिए कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले जो डिस्प्ले एरिया के भीतर एक स्पर्श की उपस्थिति और स्थान का पता लगा सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है जो एरिया के भीतर स्पर्श, यानी कोई अगर टच कर रहा है तो वो बता देगा, और स्थान का भी पता लगाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है? ऑप्टिकल माउस है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, टच पैड है? कौन है भैया? सही आंसर आपका हो जाएगा टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी, टच स्क्रीन बिल्कुल सही हो जाएगा। टच स्क्रीन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जो स्क्रीन पर उंगलियों को स्पर्श को समझ सकता है और उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाकर कमांड को प्रोसेस कर सकता है, तो टच स्क्रीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, 34 नंबर है बायोस क्या है? बताइए, बायोस क्या होता है? मिडलवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है? तो अगर बायोस की बात करेंगे, बायोस एक फर्मवेयर है, ध्यान रखना है। बायोस जिसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक विशेष रोम चिप में स्थायी रूप से लिखा जाता है, जो कंप्यूटर के चालू होते ही बूटिंग में मदद करते हैं। भाई कंप्यूटर चालू होता तो तुरंत थोड़ी चालू हो जाता है, कंप्यूटर चालू होने के बाद में समय लेता है। मान लीजिए कि 10 सेकंड का, 15 सेकंड का समय लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और ये जो BIOS है ना, इस बूटिंग प्रक्रिया में हेल्प करता है, आपको ध्यान रखना है। BIOS की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। 35 पर चलिए, 35 नंबर है, वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मेलिंग लिस्ट को MS वर्ड में किस नाम से जानते हैं? डेटा सोर्स, सीट, डेटा सीट या फिर सोर्स, किसके नाम से जानते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं मेलिंग लिस्ट को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल नंबर सुविधा का उपयोग करते समय उस फाइल या सूची को डेटा स्रोत के रूप में जाना जाता है जिसमें उन सभी प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते होते हैं जिन्हें पत्र भेजा जाना या जिन्हें मैसेज भेजा जाना है। अगला देखिए 36 नंबर 36, इनमें से कौन सा एक नेटवर्किंग उपकरण नहीं है? बताइए, कौन सा नेटवर्किंग उपकरण नहीं है? फायरवॉल, राउटर, स्विच या हब? कौन सा नेटवर्किंग उपकरण नहीं है मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग उपकरण नहीं होता है। ये एक प्रकार की वायल होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर वायरस वगैरह आना चाहेगा तो ये बाहर उसको खत्म कर देगी। तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग उपकरण नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, राउटर, स्विच और हब एक कोर नेटवर्किंग डिवाइस है, जबकि फायरवॉल मुख्य रूप से एक सुरक्षा उपकरण है, यानी कि नेटवर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक के नियमों के आधार पर नियंत्रित करता है। आगे देखिए 37 नंबर 37 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडिएंट वायरस को दर्शाता है? बताइए, कौन सा एक रेडिएंट वायरस के बारे में सही कथन लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडिएंट वायरस क्या होते हैं? ये मेमोरी में कहीं पर भी इंस्टॉल हो जाता है और वायरस के फैलने की नई व्यवस्था करता है,
ठीक है, यानी कि अब वायरस को फैलाना है तो ये रेडिएंट वायरस क्या करता है, किसी भी वायरस को फैलाने के लिए व्यवस्था करता है, ठीक है, पूरा सिस्टम तैयार करता है। देखो, तो रेडिएंट वायरस कंप्यूटर वायरस होता है जो खुद को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम में स्थापित कर लेता है और बैकग्राउंड में काम करते हुए सिस्टम में खुलने वाली अन्य फाइलों को संक्रमित करता जाता है। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, इसे हम रेडिएंट वायरस कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 38, ये भी आपका एक ऐसा प्रश्न है जिस पर फुल मार्क्स दिए गए थे बाद में। ठीक है, फाइनल आंसर की में इसमें पूरे नंबर दिए गए थे। क्या है, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी टेराबाइट, 1 जेटाबाइट बराबर 1024 ईटाबाइट, 1 टीबी बराबर 1024 जीबी, 1 एमबी बराबर 1024 केबी। बताइए इनमें से कौन सा अलग है, यानी कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे सही लिखे हुए थे, इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी और बाद में इसमें जो है फुल नंबर दे दिया गया था। ये बिल्कुल चारों के चारों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, फिर ये टाइम खाते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, अब अपन को तो पता नहीं सही है कि गलत है ना, अपन इसमें से कोई भी एक लगा के चले आएंगे, भाई ये वाला लगा के चले आए, ये वाला लगा के चले आए, लेकिन बाद में पता चलता है भाई ये तो प्रश्न ही गलत था। लेकिन प्रश्न तो गलत था, लेकिन इसने टाइम तो खा लिया आपका। भाई आप फुल मार्क्स तो दे दोगे, लेकिन इसने टाइम खा लिया ना। अब माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है, इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी होती है और ऐसे क्वेश्चंस दिमाग भी खराब करते हैं टाइम पर आकर के। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से एटीएम एयरलाइन आरक्षण के रूप में मेन्यू स्क्रीन आदि में उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा है? प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, टच स्क्रीन है, माउस है। किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टच स्क्रीन हो जाएगा। टच स्क्रीन का प्रयोग हम एटीएम में, एयरलाइंस आरक्षण के रूप में हम मेन्यू स्क्रीन में करते हैं। आप देखो बड़े बड़े स्टेशन पर ऐसे लगे रहते हैं ना, टच कर दो तो आपका जो है पूरा सिस्टम चलता रहता है, यहाँ से टिकट निकल करके आ जाता है। वेंडिंग मशीन इसको हम कहते हैं। ठीक है, आपका एटीएम भी एक प्रकार की वेंडिंग मशीन ही होता है। तो टच स्क्रीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन आप देख सकते हैं। 40 नंबर पर चलिए। 40 नंबर है प्रमाणीकरण की असम्मित क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शन की तैनाती का उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कि इसका प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा, अब उसको किस रूप से जाना जाता है? बताइए। प्राइवेट की कहते हैं, हैश फंक्शन की कहते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं या पब्लिक की कहते हैं? किसका प्रयोग यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है और हैश फंक्शन की तैनाती का भी उस पर प्रभाव पड़ता है? कौन सा आंसर हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। यहाँ समझिए, डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रमाणित करने की एक तकनीकी है। इसमें डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए असम्मित क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक और प्राइवेट की तथा हैश के फंक्शन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट की का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आप देखते हैं ना आजकल जो आप वो बनवाते, क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब कि अरे आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको डिजिटली हस्ताक्षरित साइन देखने को मिलते हैं ना, कि ये जो हस्ताक्षर है वो डिजिटल रूप से किए गए हैं, तो वो यही होता है। ठीक है, जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो आपके क्रिप्टोग्राफी पर काम करते हैं, असम्मित क्रिप्टोग्राफी पर कार्य करते हैं। 41 देखिए, 41 क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बाइट, बिट, निबल, पिक्सल। बताइए क्या कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिट कहलाती है। बिट जो है वो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जिसका मान 0 और 1 होता है। 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 42, 42 नंबर, एक्सेल में अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए। एमएस एक्सेल में अगर चीज़ों को एक बार आपने कर दिया, उसको अंडू करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल एक्स? किसका प्रयोग करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए 43, 43 क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या होगा यूएसबी का फुल फॉर्म? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 44 नंबर देखिए 44, इंटरनेट ब्राउजर में किसी वेबसाइट को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाते हैं? रिफ्रेश करना है, रीलोड करना है, F2, F4, F5, F7? किसका प्रयोग करेंगे? सही आंसर F5। F5 की मदद से जो है हम कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। किसी भी वेब ब्राउजर, क्रोम, मोजिला में खुले हुए वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए कीबोर्ड पर F5 की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड या एमएस ऑफिस? कौन सा नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल आदि शामिल होते हैं, जबकि विंडो, लिनक्स और एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम हो जाते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। 46 क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क? हम सब जानते हैं लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो कुछ सिंपल प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कठिन ही पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो हम आपको कठिन, सिंपल, मॉडरेट सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे और इसकी पीडीएफ आपको जो है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनको इसकी पीडीएफ अभी 1 घंटे बाद मिल जाएगी।
तो चलिए पीडीएफ की बात कर रहे थे, पीडीएफ ही आ गया। पीडीएफ फाइल का पूर्ण रूप किस कंपनी ने, मतलब किस कंपनी ने पीडीएफ फाइल का स्वरूप तैयार किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, एडोब ने, एप्पल ने, गूगल ने। किसने बनाया था भाई पीडीएफ को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडोब ने बनाया था। एडोब पीडीएफ रीडर अपन लोग डाउनलोड करते हैं ना, अगर पीडीएफ आपकी नहीं खुल रही है तो आप एडोब पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ होगी वो इसमें जरूर खुल जाएगी, क्योंकि बनाया ही उसको इसने है ना। तो एडोब पीडीएफ रीडर को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी पीडीएफ नहीं खुल रही है। पीडीएफ का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। फाइल नहीं होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत एडोब कंपनी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना था, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? बताइए, जो प्रिंटर होता है इसकी आउटपुट गुणवत्ता यानी कि प्रिंटर कितना अच्छा है किसमें मापते हैं? डॉट पर इंच में, पिक्सल पर इंच में, पृष्ठ पर प्रति मिनट में, या फिर बाइट प्रति सेकंड में, किसमें मापते हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डॉट पर इंच डीपीआई में इसको मापा जाता है, ठीक है ना। तो किसी प्रिंटर के आउटपुट प्रिंट की गुणवत्ता डॉट पर इंच डीपीआई में मापी जाती है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंट की गई छवि उतनी ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, उतनी ही अच्छी जो है छवि दिखाई देगी। तो डीपीआई में हम मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 49 देखिए, 49 क्या है? कह रहे हैं कीबोर्ड पर मौजूद F1 से लेकर के F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है भैया? क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, इसको हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 50 नंबर देखिए, वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जो मेन पेज वेबसाइट का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्च पेज, होम पेज, इंडेक्स या बुकमार्क? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है ना। जो मेन पेज होता है, खोलते ही जो हमारे सामने आता है वेबसाइट का, उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह से आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं PYQ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जो लोग पेमेंट करके इसमें एडमिशन लेंगे, वो चैनल ये रहा, देखिए। MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 811 जो मेंबर हैं, ये कल सुबह तक थे। वर्तमान में 890 प्लस मेंबर इसमें हो चुके हैं, यानी 890 लोग मेरे भाई अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट एक तरफ से आपको मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे सामान्य ज्ञान की पूरी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। PYQ देखो यहाँ पर डले हुए MP ESB के रियल PYQ 601 से 650, जो अभी हम करा रहे थे ना, 2500 क्वेश्चन PYQ वाले, GK GS के और करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 और 25 के, उन सब की PDF यहाँ पर आपको डाली गई है, ठीक है ना। 2500 पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर डालेंगे भाई, जितने भी एग्जाम ESB ने कराए हैं, एपटेक ने, उन सब के, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थ्योरी भी मिल जाएगी। कंप्यूटर विज्ञान पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ना, हिंदी यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक में पढ़ सकते हैं। सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज MCQ का देखो PDF डाल दी गई है, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। आज सुबह ही हमने PDF डाली है ना, चैप्टर वाइज की। जो कल हमने वीडियो कराई थी उसकी PDF अभी डाल दी है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैथ और रीजनिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पर हम डेली जो है आपका करंट अफेयर डालते हैं, ठीक है। करंट अफेयर इस तरह से फोटो फॉर्म में यहाँ पर डाला जाता है, डेली बेस पर करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। सर्च करना सक्सेस जंक्शन 777 आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो सक्सेस जंक्शन पर सर्च करना, जितनी भी फोटो आए उनमें से ये वाली जो फोटो होगी उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा जो लोग इस बैच में एडमिशन लेंगे उनको 2 चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं। पहली तो ये 39 रुपये की जो MPSB पर्यावरण वाली जो है ना, पर्यावरण बहुत पूछा जा रहा है MPSB के लेटेस्ट एग्जाम्स में। एनवायरनमेंट की जो PDF है 39 रुपये वाली, वो आपको फ्री में मिल जाएगी इसके साथ में इसमें एडमिशन लेने पर। और जो 99 रुपये की जो कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र है, जिसमें 5000 क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्यूटर के, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगी कंप्यूटर वाले सेक्शन में, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। ये तीनों ग्रुप में डाल दी गई है, MP REO में भी डाल दी गई है, MP सब इंजीनियर में भी डाल दी गई है ये ब्रह्मास्त्र, और MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी 5000 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र के डाल दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 5500 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जब आप एडमिशन ले लेंगे तो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। आगे ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, मतलब जेल पहरी और उसका रिजल्ट आया डिप्टी जेलर का। तो देखिए, जो हमारे सुपर सिलेक्शन टेलीग्राम बैच से जुड़े हुए थे जेल पहरी के, उनका क्या कहना है। देखिए, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जेल पहरी 1 एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर बाय योर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, यू हैव योर वर्क एंड गाइडेंस एंड आई थिंक दिस सक्सेस कम बाय सक्सेस जंक्शन। इन्होंने सक्सेस जंक्शन से पूरी तैयारी की थी और इनका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। इसके बाद में इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम निकला है, ये आप देख सकते हैं। सर, आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया, ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है। इनका डिप्टी जेलर सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम निकला है 3 स्टार वाला, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं एक और भाई, इनका
सर जेल पहरी क्वालिफाई हो गया है, आपके क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिली थी, इनका जेल पहरी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप भी मैसेज कर रहे होंगे कि सर हमारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हमको पटवारी की वैकेंसी में सिलेक्शन मिल गया है, सर हमको जो है सहायक उप निरीक्षक में वैकेंसी मिल गया, सर मंडी इंस्पेक्टर हम बन गए हैं। तो ये आप भी मैसेज कर रहे होंगे। अगर आप अभी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और जिस तरह से हम तैयारी आपकी करवा रहे हैं, जो टारगेट्स दे रहे हैं, उन टारगेट को फॉलो करते रहेंगे, उनके हिसाब से तैयारी करते रहेंगे, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, बस QR पर 198 का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको हम टेलीग्राम लिंक की मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज देंगे, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते ही आपका एडमिशन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हुए तुरंत इसमें एडमिशन ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली आपकी साइंस की वीडियो आने वाली है। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एकदम रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। डायरेक्ट पेपर से निकाल करके ले आएंगे आंसर की से विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर कर देना। जो सही चीजें पढ़ना चाहता है, सही दिशा में तैयारी करना चाहता है, उसके पास शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपके लिए हम लगातार ऐसी क्लासेस लेकर के आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।